राज्य पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा मैं करूंगा। और बहनों भाइयों, उन्होंने घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी। जबकि कांग्रेस पार्टी बार बार यह आश्वासन देती रही पूर्व सैनिकों को और लगभग 25-30 वर्षों से लगातार आश्वासन देती रही, लेकिन उस काम को नहीं कर पाई। हर बार जब बजट पेश होता था 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर देते थे और उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत अब तक 1 लाख करोड़ रुपए अपने पूर्व सैनिकों को हस्तांतरित कर चुके हैं। हमारे पूर्व सैनिकों के लिए, वर्तमान सैनिकों के लिए धन दौलत की कोई अहमियत नहीं है बहनों भाई। जिस तरीके का त्याग, जिस तरीके का समर्पण और आवश्यकता पड़ने पर जिस तरीके का बलिदान वह देते हैं, उसको पैसों के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। और इस काम को किया है तो हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस आश्वासन देती रही, वह नहीं कर पाई। और मैं जानता हूं कि उत्तराखंड यह सीमावर्ती राज्य है। बहनों भाई, यही कांग्रेस है। यह कांग्रेस जो है, जो सीमा के पास के गांव होते थे उनको यह कहते थे यह भारत के अंतिम गांव है। और उस सीमा में गांवों का विकास जो होना चाहिए, सीमा के गांवों का, वहां पर जो बुनियादी ढांचों का विकास होना चाहिए, यह कांग्रेस की सरकारें नहीं करती थी। वो कहती थी यदि वहां सड़क बनवा देंगे, बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, तो चीन वाले, पाकिस्तान वाले सब हमारे देश में घुस आएंगे और वहां पर अपना घर बना लेंगे, व्यापार करेंगे। हमारी भारत में बनी हुई सड़कों के माध्यम से आकर भारत पर धावा बोल देंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का कलेजा था बहनों भाइयों। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सीमा के हमारे गांव अब हमारे भारत के अंतिम गांव नहीं होंगे, बल्कि भारत के वह पहले गांव के रूप में हम उन्हें मान्यता देते हैं। और पहले गांव का विकास किस तेजी के साथ हो रहा है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बहनों भाइयों, हमारी सरकार बनने के बाद चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बड़ी तेजी के साथ ऊंचा हुआ है। पहले भी हम लोग विदेशों में जाते थे, दुनिया के मंचों पर भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हैं, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है, यह हैसियत भारत की बनी है। वैसे देखा जाए धन दौलत के मामले में, तो धन दौलत के आकार के मामले में, यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत 2014 में दुनिया में 11वें स्थान पर था। लेकिन 7 वर्षों के अंदर यही भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और बहनों भाइयों, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं अब ये डंके की चोट पर कह रही हैं कि 2026 समाप्त होते होते ही, यानी 2027 में भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भरोसा लोगों के मन में पैदा हुआ है। विकास का जहां तक सवाल है, विकास कितना हुआ है, कैसे हो रहा है, मुझे बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एहसास केवल उत्तराखंड की जनता को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता को अच्छी तरह है। लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद और यहां पर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ये जो डबल इंजन की सरकार रही है, जिस तेजी के साथ इसने काम किया है, उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हुआ है। देश का जहां तक सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब ये कहने लगे हैं कि 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने यह करिश्मा कर दिया है कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं मेरे बहनों भाई।
25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए। यह हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है, मैं इसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। भारत अब दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत अब दुनिया में एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। बहनों भाइयों, यदि कोई भारत को आंख दिखाएगा तो हम उससे बड़ी आंख करके दिखाएंगे। वैसे भारत का यह चरित्र रहा है, भारत ने बराबर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की कोशिश की है। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे, हमें याद रखना चाहिए, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता, इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। और हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उठाकर 2014 से लेकर अब तक जितने हमारे चुनावी घोषणा पत्र जारी हुए हैं, आप लोग उठाकर देख लीजिए। यदि कोई ऐसी चीज हो जिसे हमने कहा हो, न किया हो, तो आप मुझसे जरूर उसकी शिकायत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 84 से 1984 से अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो हम कहते चले आ रहे हैं कि हमको जब संसद में बहुमत मिल जाएगा तो हम इन वादों को पूरा करेंगे, तो बहनों भाइयों, संसद में हमको बहुमत मिला, हमने अपने सारे वादों को पूरा कर लिया। 1984 में हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिलेगा, केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी, तो फिर अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा बहनों भाइयों, और हम लोगों ने वादे को पूरा कर लिया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, भगवान राम अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं बहनों भाइयों। अब यह राम राज्य आने के संकेत हो गए हैं इस देश में बहनों भाइयों, यह राम राज्य आने के संकेत हो गए। यह हमारी कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। हम लोगों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की धारा 370 को संसद में बहुमत मिलने के साथ ही चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। आपने देखा कि बहुमत मिला, हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। नागरिकता कानून, कांग्रेस के लोग कहते हैं नागरिकता का कानून यह तो हिंदू मुस्लिम के बीच तफरका पैदा करता है, अलगाव पैदा करता है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यह नागरिकता का कानून किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, यह नागरिकता देने वाला कानून है। चाहे कोई हो, जिसका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, वह भारत आया है, तो बहनों भाइयों, यदि भारत का नागरिक बनना चाहता है तो हम भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे, डंके की चोट पर मुहैया कराएंगे, भले ही इसका कोई विरोध करे। यह है हम लोगों का चरित्र। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारत की ताकत जिस तरीके से बढ़ रही है, सचमुच हम सभी के लिए गौरव का विषय है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार रशिया और यूक्रेन के बीच जब 2 साल पहले युद्ध प्रारंभ हुआ, तो आप जानते हैं हमारे बहुत सारे भारत के रहने वाले बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते थे। कोई मेडिकल की शिक्षा ले रहा था, कोई इंजीनियरिंग की ले रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ, रूस की तरफ से भी मिसाइलें चलने लगी और यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइलें चलने लगी, तो जो उनके माता पिता भारत में रहते थे, उन्होंने कहा, मोदी जी, चाहे जो भी हो, हमारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हैं वह फंसे हुए हैं, कभी भी उनकी जिंदगी जा सकती है, चाहे जैसे भी हमारे बच्चों को निकाल कर भारत ले आइए। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट
रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 छात्र यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। अभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, कतर में हमारे नौसेना के, नेवी के कुछ रिटायर्ड अधिकारी कुछ कंपनियों में वहां काम करते थे। किसी मामले में वहां की अदालत ने उनको फांसी की सजा दे दी, लेकिन भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज था, हमारी सरकार का फर्ज था कि हम उन्हें वहां से छुड़ाने की कोशिश करें। हम लोग बड़े धर्म संकट में थे। प्रधानमंत्री जी से बात हुई, बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कतर के राष्ट्रपति से बात की और आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे नौसेना के जिन अधिकारियों को फांसी की सजा मिली थी, वहां के राष्ट्रपति ने उस फांसी की सजा को माफ कर दिया और हमारे सारे पूर्व नौसैनिक कतर से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। भारत की ताकत दुनिया में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। और कांग्रेस की हालत जैसी है वो मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और बहनों भाइयों, मैं तो कहना चाहता हूं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि बहनों भाइयों, अब कांग्रेस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती है। कांग्रेस अब पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती है, जैसा मैंने अनुभव किया है। अजीबोगरीब हालत हो गई है इस कांग्रेस की। और कांग्रेस देख लेना, अब 2024 के बाद ऐसी हालत हो जाएगी जैसे डायनासोर इस पृथ्वी से लुप्त हो गए, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी लुप्त हो जाएगी। और इस बार जैसा सारे हिंदुस्तान में माहौल है, जैसा माहौल सारे हिंदुस्तान में बहनों भाइयों, उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कि 10-5 वर्षों के बाद हमारे बच्चे जब कांग्रेस का आप नाम लेंगे तब पूछेंगे कौन कांग्रेस। यह स्थिति हो गई है। और मैं तो कहना चाहता हूं, जैसे आजकल का टीवी शो बिग बॉस देखा है कि नहीं? नौजवानों ने देखा है बिग बॉस? आज कांग्रेस की हालत वही हो गई है। आजकल कांग्रेस बिग बॉस का घर बनी हुई है, और बिग बॉस का घर बनी हुई है और एक दूसरे के कपड़े ये बिल्कुल फाड़ रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे अधिकांश कांग्रेस के लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने पुष्कर सिंह धामी को भी, अपने मुख्यमंत्री को। इनको मैं लंबे समय से जानता हूं मेरे बहनों भाइयों। यह युवा मोर्चे के कार्यकर्ता थे तब से अच्छी तरह जानता हूं। और मैं देखता हूं कि मुझे आज मुख्यमंत्री बनने के बाद वह राजनीति की पिच पर एकदम चैंपियन और ऑलराउंडर की तरह नजर आते हैं पुष्कर सिंह धामी। और जब पुष्कर धामी बैटिंग करते हैं, जब पुष्कर धामी बैटिंग करते हैं तो पिच पर टिकना भी जानते हैं और चौके छक्के लगाना भी खूब जानते हैं। और जब पुष्कर सिंह धामी बॉलिंग करते हैं तो अच्छों के विकेट को उखाड़ देते हैं। विकेट उखाड़ देते हैं, फिर भी पूरी तरह से शांत रहते हैं। और हालत इन्होंने कर दिया है कि उत्तराखंड में सारी राजनीतिक पार्टियों को पुष्कर सिंह धामी ने आउट कर दिया है। बहनों भाइयों, मैं अजय भट्ट के बारे में कहना चाहता हूं। अजय भट्ट को आज से नहीं, वर्षों से मैं जानता हूं, बहुत ही नजदीक से देखा है। बहनों भाइयों, आपके नजदीक के हैं, आपके सांसद हों, आपको चाहे जैसा भी लगता हो, रक्षा मंत्रालय का जितना बड़ा बजट होता है, किसी भी मंत्रालय का बजट इतना बड़ा नहीं होता।
बहुतों को देखा है मैंने। अजय भट्ट को जिस ईमानदारी के साथ काम करते हुए मैंने देखा है बहनों भाइयों, अजय भट्ट पर भी नाज है और अजय भट्ट आपके सांसद हैं, आपने चुना है, इसलिए आपके ऊपर भी हमको नाज है। मैं जानता हूं सांसद से लोगों की बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, यह काम कर दे, वह काम कर दे, यह नहीं किया, वह नहीं किया। नाराजगी हो सकती है किसी बात को, कोई भी सांसद हो, कोई विधायक हो, सबकी अपेक्षाओं को नहीं पूरा कर सकता, लेकिन विकास का काम तो किया है। कोई भी बन जाए, सबकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपका सांसद होने के नाते कम से कम भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर तो नहीं कह सकता कि आपके अजय भट्ट के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारे अजय भट्ट जी के प्रति मेरा ही सम्मान का भाव नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इनकी तारीफ करते हैं बहनों भाइयों। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अजय भट्ट की तारीफ करते हैं। आजकल